नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे ALP के द्वारा पूछे गए साइंस के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। इसमें आज के वीडियो में हम लोग 14 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, बाकी के शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो ऊपर आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बायोगैस का उत्पादन बायोमास से कैसे किया जाता है। तो बताइए बायोगैस का उत्पादन बायोमास से कैसे किया जाता है? भंजक आसवन के द्वारा, अवायवीय किण्वन के द्वारा, आंशिक आसवन के द्वारा या फिर शुष्क आसवन के द्वारा। तो देखिए बायोगैस का उत्पादन बायोमास से किया जाता है किसके द्वारा? तो अवायवीय किण्वन के द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए बायोगैस क्या है? तो बायोगैस एक दहनशील गैस है जो बायोमास के किण्वन या फिर अवायवीय पाचन के द्वारा उत्पन्न होती है। इसका उत्पादन बायोगैस संयंत्र में नवीकरणीय कच्चे माल या फिर अपशिष्ट के किण्वन के द्वारा किया जाता है। बायोगैस के उपयोग के लिए मीथेन सामग्री सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है, जिसमें से कच्चे बायोगैस में मीथेन की औसत मात्रा कितना होती है? तो 60% होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है कि एक कांच के गिलास में पानी में रखा नींबू किनारे से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। तो इस घटना के पीछे क्या कारण है? तो बताइए इस घटना के पीछे क्या कारण है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का परावर्तन। इस घटना के पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए एक गिलास में पानी में रखा नींबू प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। ठीक है, ऐसे ही प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, यानी कि वायु से जल में जाता है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। यही कारण होता है कि नींबू बड़ा दिखाई देने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि प्रोस्टेट ग्रंथि डैश के नीचे स्थित होती है। तो बताइए प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे स्थित होती है? वृक्क के, अंडकोश के, मूत्राशय के या फिर शीशन के। तो देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों में मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है। ठीक है, और मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने वाली नली यानी कि मूत्र मार्ग के ऊपर हिस्से को घेर लेती है। प्रोस्टेट का काम क्या है? तो प्रोस्टेट का प्राथमिक कार्य क्या है कि शुक्राणु यानी कि वीर्य को पोषण देना और परिवहन करने वाले द्रव का उत्पादन करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास पर आधारित ऊर्जा को डैश कहा जाता है। तो बताइए किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास पर आधारित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर परमाणु ऊर्जा। देखिए किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास पर आधारित ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। तो देखिए किसी वस्तु की स्थिति या फिर विन्यास पर आधारित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए कुर्सी पर चढ़ना हो गया, उसके बाद भारी वस्तु को कुछ ऊंचाई तक उठाना हो गया, तो ये सभी जो है वो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, देख लीजिए कि गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा गति के दौरान की गई ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। ठीक है, जहां पर m क्या होता है? m होता है वस्तु का द्रव्यमान होता है, अब v क्या होता है? वस्तु का वेग होता है। यह है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अगर पूछा जाए कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है mgh होता है। ठीक है, जहां पर m क्या है? तो वस्तु का द्रव्यमान है, h क्या है? तो वस्तु का ऊंचाई है, और g क्या है? वस्तु का गुरुत्व त्वरण है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है। तो बताइए रक्त का ऐसा कौन सा घटक है जो भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, या फिर RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, या फिर रक्त बिंबाणु, या फिर प्लाज्मा। तो देखिए भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करने वाला घटक कौन सा है? वो है प्लाज्मा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा की मुख्य भूमिका जो है वो पोषक तत्वों, हार्मोन और प्रोटीन को शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचाना होता है जिन्हें इसकी जरूरत होता है। ठीक है,
बाकी देखिए कि कोशिकाएं अपनी अपशिष्ट उत्पादों को भी प्लाज्मा में डाल देती है। जितने भी कोशिकाएं होता है शरीर में, उसमें जितने भी अपशिष्ट उत्पाद होता है वो भी कहाँ पे जाके डाल देता है, वो प्लाज्मा में जाके डाल देता है कोशिकाएं, ठीक है। फिर प्लाज्मा क्या करता है, फिर प्लाज्मा इस अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। उसके बाद देखिए रक्त प्लाज्मा जो होता है वो क्या करता है, तो रक्त प्लाज्मा आपके संचार तंत्र के माध्यम से रक्त के सभी भागों को भी ले जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन सा पुलों, लोहे की रेलिंग और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। तो बताइए इनमें से कौन है जो पुलों, लोहे की रेलिंग और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। संक्षारण, विकृत गंधिता, अम्लता या फिर अपचयन। तो देखिए पुल हो गया, लोहे की रेलिंग हो गया, धातुओं से बनी कोई भी वस्तु हुआ तो उसको नुकसान पहुंचाता है। किसके द्वारा, तो संक्षारण के द्वारा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि संक्षारण होता क्या है। तो जब कुछ धातुएं नमी, एसिड आदि के संपर्क में आती है तो उनकी सतह पर संबंधित धातु ऑक्साइड बनने के कारण वे धूमिल हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कि संक्षारण से राहत कैसे पाएं, संक्षारण से बचाया कैसे जा सकता है। तो देखिए संक्षारण से बचाया जा सकता है कैसे, सतह पर पेंटिंग करके, तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके, उसके बाद गैल्वेनाइजिंग करके, उसके बाद क्रोम प्लोटिंग करके या फिर मिश्र धातु बनाकर संक्षारण को रोका जा सकता है, ठीक है। चलिए अब साथ ही साथ विकृत गंधिता यानी कि रेंसिडिटी के बारे में जान लेते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए वसा युक्त पदार्थ अथवा तेल से बने हुए पदार्थ उपचयित होकर स्वाद व गंध को बदल देते हैं। खाद्य सामग्रियों में होने वाली इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता यानी कि रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, तेल से बनी हुई चिप्स हो गया, नमकीन या अन्य पदार्थ लंबे समय तक रखने से उनमें से गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद बदल जाता है, ठीक है। तो यही क्या होता है, यही विकृत गंधिता होता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति डैश है। तो बताइए 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी है। 330 मीटर सेकेंड, फिर 330 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 331 मीटर सेकेंड, या फिर 331 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति होती है कितना, 331 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितना होता है, तो 331 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि क्या है, ध्वनि एक तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, जिसमें कण जो है वो तरंग के प्रसार की दिशा में दोलन करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सी है जो द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है। पहला क्या है कि इन पौधों में 2 बीज पत्र होते हैं, या फिर इन पौधों की रेशेदार जादें होती है। उसके बाद क्या कि या फिर इन पौधों में जालीदार सिरा विन्यास होता है, या फिर इन पौधों में एक मुसला जद होती है। तो देखिए द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है, कौन सा, इन पौधों की रेशेदार जादें होती है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी द्विबीजपत्री में क्या क्या होता है, तो इन पौधों के द्विबीजपत्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इन पौधों में जालीदार सिरा विन्यास होता है, ठीक है। उसके बाद इन पौधों की जो जड़ें होता है वो मुसला जद होता है, ठीक है, ना कि रेशेदार जद होता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। देखिए एक बीज और द्विबीज, इसको इंग्लिश में मोनोकॉट और डाइकॉट कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कि मोनोकॉट और डाइकॉट फूल वाले पौधों के 2 स्वाद होते हैं। एक बीजपत्री क्या होता है, तो एक बीजपत्री में केवल एक बीज पत्र होता है और द्विबीजपत्री में 2 बीज पत्र होता है, ठीक है। मोनोकॉट यानी कि एक बीज की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है और द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट की पत्तियों में जाल जैसा सिरा विन्यास होता है। एक बीजपत्री के उदाहरण देख लीजिए, तो नारियल हो गया, ऑर्किड हो गया, उसके बाद डेफोडिल हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हुआ, मक्का, चावल, अदरक, ये सब एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण है। उसके बाद द्विबीजपत्री के उदाहरण देख लीजिए। देखिए टमाटर हो गया, पुदीना हुआ, उसके बाद ओक, सलाद, पत्ता, गुलाब, दाल, मूंगफली, मटर, सेम, डेजी, ये सब जितना भी उदाहरण है ये सब द्विबीजपत्री के उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि एक रॉकेट को 20 मीटर प्रति सेकेंड के निरंतर वेग के साथ लंबवत ऊपर की ओर यात्रा करने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। 35 सेकेंड की यात्रा करने के बाद रॉकेट में खराबी आ जाती है, ठीक है, और इसकी ईंधन आपूर्ति बंद हो जाती है। रॉकेट फिर एक मुक्त निकाय की तरफ यात्रा करती है, तो इसके द्वारा ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए अच्छा सवाल है, सबसे पहले इसको एक बार फिर से रीड करिए क्या है। देखिए एक रॉकेट क्या है कि 20 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर वेग से
क्या कर रहा है, लंबवत ऊपर जा रहा है, ठीक है। और 35 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, खराबी आ जा रहा है, यानी कि 35 सेकंड तक तो ये चला है, यानी कि इसका हम डिस्टेंस यानी कि एस निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो 20 गुना 35 हो जाएगा, कितना हो गया, तो 700 हो गया, 700 मीटर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। कितना इसका डिस्टेंस हो गया, 700 मीटर, ठीक है। अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार बोलता है कि फिर क्या बोलता है कि रॉकेट जो है फिर एक मुक्त निकाय की यात्रा करता है, इसके द्वारा ऊंचाई ज्ञात करिए। यानी कि आप देखिए हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, v स्क्वायर बराबर क्या होता है, होता था u स्क्वायर, उसके बाद क्या होता था -2as होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, g का मान हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि g का मान माइनस में था, इसलिए क्या हो गया, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए v कितना था, v था 20, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। उसका u कितना था, 0 था, उसके यहाँ पे 2 हो गया, g का मान कितना था, 10 था, हम लोग को फाइंड क्या करना था, s करना था। अब देखिए ये 400 को क्या करिए, ये 10 दूना 20, यानी कि 20 से 400 काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, यानी कि s का मान फिर से कितना निकल गया, 20 निकल गया, ठीक है। अब पहले कितना निकला था, 700 निकला था, तो 700 में फिर क्या करिए, 20 ऐड कर दीजिए, तो टोटल ऊंचाई निकल जाएगा, कितना हो गया, 720 मीटर इसका ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि उन रूसी रसायन शास्त्री का नाम क्या है जिन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणुविक द्रव्यमान की आवर्ती फलन होती है। तो बताइए किन्होंने कहा था कि परमाणुविक द्रव्यमान की आवर्ती फलन होती है, मेंडलीव ने, उसके बाद मार्कोनिकोव ने, रदरफोर्ड ने, या फिर हेनरी मोसले ने। तो देखिए ये किसने कहा था, तो मेंडलीव ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल से जान लेते हैं। देखिए मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार क्या होता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी तब तक खोजे गए तत्वों की संख्या कितनी थी, तो 63 थी। कितने तत्व थे, 63 तत्व थे, ठीक है। और अंतिम तत्व कौन सा था, अंतिम तत्व था थोरियम, ठीक है, कौन सा था, थोरियम था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है कि निम्न में से किस यौगिक में द्विआबंध होता है, यानी कि डबल बॉन्ड होता है। तो बताइए इनमें से किस यौगिक में डबल बॉन्ड यानी कि द्विआबंध होता है, इथेन में, मीथेन में, एसिटिलीन में, या फिर एथिलीन में। तो देखिए डबल बॉन्ड यानी कि द्विआबंध होता है किसमें, एथिलीन में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 प्रकार का ग्रुप होता है, एक होता है अल्केन ग्रुप, एक होता है अल्कीन ग्रुप, और एक होता है अल्काइन ग्रुप, ठीक है। अल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है क्या, CN, उसके बाद होता है H2N+2 होता है, ठीक है, जो कि सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक बंध बनाता है, ठीक है। उसके बाद अल्कीन ग्रुप में यानी कि द्विबंध बनाने वाले का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CnH2n होता है, ठीक है, ये द्विआबंध बनाता है। और तीसरा होता है अल्काइन ग्रुप, उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो ये था 3 ग्रुप का फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि आबंध में कौन कौन सा आता है, एथिलीन हो गया, उसके बाद प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, पेंटीन हो गया, इन वाला आएगा, ठीक है इसमें, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए रसायन विज्ञान के संदर्भ में द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड 2 परमाणुओं के बीच एक सहसंयोजी आबंध होता है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जबकि एकल आबंध में क्या होता है, तो एकल आबंध में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। द्विआबंध प्रायः 2 कार्बन परमाणुओं के बीच पाए जाते हैं, जैसे एल्कीन ग्रुप हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। तो बताइए इनमें से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी, CV रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, विक्रम साराभाई, या फिर होमी भाभा। तो देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था का एक संक्षिप्त इतिहास बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का नाम भौतिकविदों सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1920 के दशक में कंडेंसेट की भविष्यवाणी की थी। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है कि लेड नाइट्रेट को अत्यधिक गर्म किए जाने पर इससे उत्सर्जित लाल भूरे रंग की गैस का क्या नाम है। तो बताइए जब लेड नाइट्रेट को अत्यधिक गर्म किए जाते हैं तो इससे जो उत्सर्जित लाल भूरा रंग की गैस होता है उसका क्या नाम है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, उसके बाद डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस विकसित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि भ्रूण को किस, यहाँ पे किस हो जाएगा, भ्रूण को किस विशेष ऊतक की मदद से माँ के रक्त से पोषण मिलता है। तो बताइए भ्रूण को किस विशेष ऊतक की मदद से माँ के रक्त से पोषण मिलता है, बीजांडसन या फिर प्लेसेंटा, गर्भाशय,
गर्भनली या फिर गर्भाशय गिरवा। तो देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बीजांडसन या फिर प्लेसेंटा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। जो भ्रूण होता है, ठीक है, जो इम्बायरो होता है माँ के अंदर, उसको पोषण कहाँ से मिलता है? तो माँ के रुधिर से ही मिलता है, यानी कि खून से मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होता है जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरी नुमा संरचना होता है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के उत्तक में प्रवर्धक होते हैं। माँ के उत्तकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्धक को क्या करते हैं? आच्छादित कर देते हैं, ठीक है। के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग कितना होगा? तो बताइए कितना होगा? प्रारंभिक मान के समान ही होगा, या फिर प्रारंभिक मान का 8 गुना होगा, या फिर प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा, या फिर प्रारंभिक मान का 32 गुना होगा। तो देखिए यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 256 गुना हो जाता है तो नया देखिए संवेग कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हम हाफ एम भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी का मान 16 रख देते हैं, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पहले का कितना हो जाएगा? 256 गुना हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका क्या होता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो बताइए इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एथाइन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर पेंटेन। तो देखिए यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है कौन? एथाइन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो चलिए दोनों के बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल सहसंयोजक बंधन होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक या अधिक दोहरे या फिर तिगुने कार्बन बंध होते हैं। इसीलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, ठीक है। क्या है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। मेनली क्या याद रखना है? मेनली याद रखना है कि संतृप्त में सिंगल बॉन्ड बनता है और असंतृप्त में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि ओडोमीटर ऑटोमोबाइल में डैश को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। तो बताइए ओडोमीटर जो है वो ऑटोमोबाइल में किस चीज़ को मापने वाला एक उपकरण है? गति को, गंध को, दिशा को या फिर दूरी को। तो देखिए ओडोमीटर जो है वो ऑटोमोबाइल में दूरी को मापने वाला एक यंत्र है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग जो है किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी की गणना करने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए कि ओडोमीटर आमतौर पर वाहन के डैशबोर्ड पर पाया जाता है। ओडोमीटर का मतलब क्या होता है? तो देखिए ओडोमीटर 2 ग्रीक शब्दों से आया है जिनका अर्थ होता है पथ और एक होता है माप, ठीक है। ओडोमीटर या तो डिजिटल या फिर मैकेनिकल दोनों हो सकता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? हीलियम, हाइड्रोजन, सोडियम या फिर लिथियम। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? लिथियम है, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में 2 ही धातुएं उपलब्ध है, ठीक है, कौन कौन? एक है लिथियम जिसका परमाणु संख्या 3 होता है और दूसरा है बेरिलियम जिसका परमाणु संख्या 4 होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि सबसे उपयुक्त विकल्प को भरना है, ठीक है। देखिए एक ध्वनि का तारत्व उसके डैश पर निर्भर करता है। तो बताइए एक ध्वनि का तारत्व जो है किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तरंग दैर्घ्य पर, आयाम पर या फिर लय पर। तो देखिए एक ध्वनि का तारत्व जो है वो निर्भर करता है किस पर? वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या फिर तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है, और यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व क्या है? कम है, ठीक है, यानी कि ध्वनि का तारत्व कम या फिर ध्वनि का तारत्व ज्यादा वो निर्भर करता है किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि यहाँ पे चित्र में दर्शाए गए प्रतीक को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? पलक कुंजी, विद्युत बल्ब, प्रतिरोध या फिर बैटरी। ये सब कोई जानते होंगे, ठीक है। ये क्या है? विद्युत बल्ब है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जो है वो प्रकाश का एक सरल स्रोत होता है। प्रकाश बल्ब का एक साधारण उपकरण है। प्रकाश बल्ब क्या है? तो प्रकाश बल्ब एक साधारण उपकरण है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें एक तार फिलामेंट का उपयोग किया जाता है, और वो फिलामेंट किसका बना होता है? तो वो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ठीक है।
जिसका उपयोग बिजली पर चमकने के लिए किया जाता है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले शिफ्ट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।